हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हो आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, क्लास एंजॉय कर रहे होंगे, डेली मज़ा आ रहा होगा। उम्मीद है ऐसा आप बिल्कुल फील कर रहे होंगे। क्लासेस में रेगुलर ले रही हूँ। अब मैं आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रही हूँ जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है। अदरवाइज़ की चीज़ें जो एक्स्ट्रा है वो चीज़ें मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। जो टू द पॉइंट है वही शेयर कर रही हूँ ताकि आपका कम टाइम में काफ़ी चीज़ें हो जाएँ। ठीक है। और रही बात रिज़ल्ट की, तो आप सभी को ये बता दूं कि जुलाई लास्ट तक, ठीक है, जुलाई लास्ट तक उम्मीद है कि वो मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये अगर लास्ट में नहीं मिला तो फिर हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ये सारा प्रोसेस हो जाए। उम्मीद है कि ये कर देना चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं करते हैं तो जो अब की बार बच्चे रेनोवेशन ले रहे हैं उनका प्रोसेस करवाएंगे। ये लास्ट जुलाई तक उनकी डेट को बढ़ा दिए हैं तो काफ़ी प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं। उम्मीद है पीएनपी का यही एक बहुत गंदा तरीका है कि टाइम पर रिजल्ट नहीं देते। इनका काम जो है बहुत ज़्यादा डिले रहता है। यही चीज़ बीएड के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है। थोड़ा देखा जाता है कि उनका काम सब कुछ अच्छे से क्योंकि वो एक डिग्री है और डीएलएड जो है वो एक डिप्लोमा का कोर्स है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप इतना वेट किया, थोड़ा और कर लेंगे। परेशान ना होइए, रिजल्ट टाइम पर आएगा बिल्कुल भी। लेकिन एक बात है, टाइम पर रिजल्ट तो आपका जो भी है अगस्त फर्स्ट वीक में हो सकता है कि मिल जाए, और मिल ही जाएगा फिलहाल के लिए। और उसके बाद फिर आपका और जो दूसरा पेपर होना है फिर वो कार्यक्रम जो है आपका फटाफट होगा, क्योंकि इनको पीएनपी वालों को आपका पेपर करवाना होगा, जिनकी बैक लगी हुई है उनका भी करवाना होगा, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन होगा उनका भी करवाना होगा। इसलिए थोड़ा अब जल्दी काम बढ़ाइए आगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बाकी हैं जो आपको पढ़नी है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ते हुए चलेंगे। तो मेरी कोशिश है कि आपको जितनी चीज़ें अच्छी से अच्छी हो सके समझा सकूँ, बता सकूँ, शेयर कर सकूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं हंटर आयोग 1882 पेपर सेकंड, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जो 50 नंबर का पेपर आपको जानकारी है, दूसरा पेपर ये हमारा सेकंड पेपर है। आप सभी शानी टेट क्लास बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे मेंशन करके पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, एंड तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है यहाँ पे आ रहा है भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में। हम इनको ये भी कह देते हैं। यहाँ पर है हंटर आयोग के बारे में। सबसे पहले क्या दिया गया, चलिए आइए जानते हैं। हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882। पहला क्वेश्चन आपको यहीं पे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि गठन कब हुआ था, तो आपको बताना होगा। या हंटर आयोग को हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग 1888। ठीक है, तो आपको दो मिल जाएंगे और दोनों की डेट यही है। ठीक है, में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वो है विलियम विल्सन हंटर की। तो ये नाम आपको याद रखना है और ये डेट आपको याद रखनी है। इसका मुख्यालय, इसका जो मुख्य कार्य था वो वुड की घोषणा पत्र 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना था। ये हंटर आयोग को बनाया क्यों गया? ठीक है, आप एक बात, कोई चीज़ अगर पढ़ा करिए तो दिमाग थोड़ा क्लिक करवाया करिए कि आखिर ये चीज़ बनी क्यों, क्या ज़रूरत थी इसको बनने की। तो इसका एक मेन पर्पज़ यही समझ में आता है कि वुड का जो घोषणा पत्र था, प्राथमिक के लिए, उच्च के लिए, माध्यमिक के लिए स्तर पर शिक्षा को मुहैया कराना और स्तर पर विकास करवाना, बच्चों को शिक्षा देना और प्रशिक्षण देना, शिक्षकों को, बहुत तमाम चीज़ें उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखी है। तो कितना हुआ, कितना अमल हुआ, ऑन पेपर तो चीज़ें होती रहती हैं, ऑन पेपर तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एग्जिस्ट कितना कर रहा है, कितना रियलिस्टिक है। तो वही चीज़ यहाँ पे समीक्षा करने के लिए इसका जो है मेन कार्य यही था कि एक ऐसे आयोग का बनाया जाए जिसको हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, और वो इन सब चीज़ों की जांच करे, तहकीकात करे कि क्या चीज़ें वाकई में हुई हैं कि बस पेपर पर ही है। ठीक है, इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 20 सदस्य थे, जिसमें 8 भारतीय थे। ठीक है, 8 भारतीय थे और 12 जितने थे सब फॉरेनर थे, बाहर के विदेशी थे। ठीक है, सिर्फ 8 भारतीय लोगों को लिया गया था। क्लियर है? हंटर आयोग 1882, भारतीय शिक्षा आयोग, विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, क्लियर है? 3-4 फैक्ट यहाँ पे है जो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, अब बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आपके, अब जितनी भी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे पढ़ते चलेंगे ना, वो इतना एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ कहने को नहीं। और हंटर आयोग से टेट में प्रश्न आ जाता है। ठीक है, टेट में प्रश्न आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलें आगे। चलिए, हंटर आयोग के गठन के बारे में जब हो रहा था तो उस समय जो है जो भारत के वॉयसरॉय थे वो लॉर्ड रिपन थे। कौन था? ये आपको पेट के एग्जाम में भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। हंटर आयोग, क्योंकि उसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि भारत का वायसराय कौन था उस समय। तो आपको यहाँ पे बताना होगा। राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। चले यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियरली आपको बता रही हूँ कि प्रश्न आपको यहाँ से राइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे देख लेते हैं हंटर आयोग की सिफारिशें, ठीक है। सिफारिशें इनकी क्या थी, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन मैनिफेस्टो होता है, जैसे एक सरकार आती है, ज़्यादा मैनिफेस्टो निकालती है, अपना बिल पेश करती है, हम जीत जाएंगे तो ये ब्ला 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 करेंगे, तो वैसे चीज़ें ये सिफारिशें, ये आयोग बनता है, तो हर एक आयोग अपनी समिति को बनाने से पहले बहुत सारी सिफारिश को सामने रखता है कि मेरा समिति बन जाएगा, मेरा गठन हो जाएगा तो हम ये चीज़ करेंगे, यहाँ जाँच करेंगे, यहाँ ये काम करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है, चलिए आइए जानते हैं। पहली है प्राथमिक शिक्षा के लेवल से प्राइमरी एजुकेशन के बेसिस पे है शिक्षा की नीति, एजुकेशन पॉलिसी। क्या? एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे है कि प्राथमिक शिक्षा नीति के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे, आइए जानते हैं कि वो सुझाव क्या थे, कैसे आपको मदद मिलेगी। पहला सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन साधारण में शिक्षा का प्रसार करना। जन के बारे में मैंने आपको बताया कि इन लोगों का मोटिव ये था कि सबको बराबर शिक्षा दी जाए, किसी भी जात का हो, किसी वर्ग का हो, किसी कहीं से भी हो, किसी भी तरीके से हो, सबको सभी को शिक्षा को प्राप्त करने का पूरा उद्देश्य जो इनको है कि सबको शिक्षा दें, इसको लेकर चलना चाहिए। शिक्षा का प्रसार सभी के लिए होना चाहिए। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी, प्राथमिक शिक्षा का आदिवासियों, पिछड़ी हुई जातियों प्रसार करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाए। जो आदिवासी हैं, एक तो आपने जनशिक्षा की व्यवस्था करवा दी, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी, वो अभी भी इस चीज़ को पिछड़े हैं, वो पढ़ाई नहीं करने देते, अपने खास कर लड़कियों को नहीं जाने देते हैं विद्यालय के लिए। पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो बस झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो कबीले के लोग होते हैं, बहुत ऐसी जातियाँ अभी भी हैं। खासकर ये जातियाँ छत्तीसगढ़ के तरफ देखने को मिली हुई हैं ज़्यादा मात्रा में, प्रेजेंट टाइम में भी। तो ये लोग प्रसार, मतलब शिक्षा का कोई खास प्रसार इन लोगों के कैम्प नहीं था, तो सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ये भी जागरूक बने, क्योंकि हैं तो इंडिया में ही पॉपुलेशन में नाम दर्ज ही है, तो कम से कम जागरूक तो बने। जागरूक बनना बहुत ज़रूरी है ना, शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषा। ये भी बात कही कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है, जो आप शुरुआत कर रहे हो, जो आप पढ़ाई करवा रहे हो, उसका जो माध्यम होना चाहिए वो देसी भाषा होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? देसी। तो प्राथमिक शिक्षा के रेफरेंस से छोटी छोटी बातें यहाँ पे कही गई थी, धीरे से पढ़ाया जाए। छोटी, मतलब यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में बच्चे बहुत अबोध टाइप के रहते हैं, अबोध बालक की स्टार्टिंग होती है, तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ाया जाए, डांटा मत जाए, फटकारा मत जाए, बहुत मारपीट ना कर, मतलब मारा ना जाए किसी चीज़ के लिए, फिर उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क भी ना दिया जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की सिफारिश उन्होंने की थी, और ये सोचा भी था कि हम इस चीज़ को लागू करवाएंगे या आगे बढ़वाएंगे, ठीक है। काफ़ी इन्होंने अपने तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास इन्होंने किया था। अनुदान प्रणाली की जो है, अनुदान सिस्टम की व्यवस्था की थी, लोगों को छात्रवृत्ति के थ्रू जो है थोड़ा सा होता है ना कि वजीफ़ा वगैरह मिलेगा तो लोग आएंगे, वैसे बहुत सारी सोच उन्होंने की थी। और विद्यालय के लिए भवन का निर्माण भी करवाया था। आपको ऐसे प्रश्न लिखने को आ जाए कि हंटर आयोग की सिफारिशें लिखिए, तो आप जो है प्राथमिक में 3-4 फैक्ट ऐसे लिख दीजिएगा, फिर डालिएगा उच्च के लिए, तमाम चीज़ें ऐसे आप लिख देंगे तो आपका बढ़िया आंसर राइट हो जाएगा, एक पैराग्राफ फिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। आइए चलते हैं। पहला तो यहाँ पे शिक्षा नीति को ध्यान में रखा था प्राइमरी लेवल के लिए। फिर है यहाँ पे पाठ्यक्रम को, जो कैरिकुलम था वो भी ध्यान रखा था, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अब 5 क्लास का बच्चा है, 5th क्लास का बच्चा, आप 10th की चीज़ें पढ़ाओगे तो कितना उसको आएगा और कितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ें हैं कि हर एक लेवल स्तर पे शिक्षा दी जाती है। वैसे ही यहाँ पर पाठ्यक्रम रहता है कि प्रांतों को पाठ्यक्रम चुनने में स्वतंत्रता दी जाए कि कौन कैसी बुक लगाएगा, कैसे बच्चे उनके स्तर के हिसाब से सोचेगा। परंतु कुछ जीवन उपयोगी विषय जैसे कृषि है, भौतिक विज्ञान है, बही खाता है, गणित है, स्वास्थ्य विज्ञान को सम्मिलित करने की सिफारिश। इन्होंने कहा था कि हर प्रांत को एक राइट होगा कि वो अपने हिसाब से अपनी बुक्स को देख पाएँ, चूज़ कर पाएँ, लेकिन ये है कि जो भी लोग करें उनको ये भी था कि उनमें जो है विज्ञान को ज़रूर डाला जाए, क्योंकि आगे वाला समय जो है वो आधुनिक है, तो उसमें विज्ञान होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है खेती करना चाहे तो खेती की नॉलेज होनी चाहिए, भौतिक विज्ञान होना चाहिए। मतलब ये है कि जो फ्यूचर में, जो आगे भावी जीवन होगा, आगे जो आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, उसके लिए कुछ ऐसे भी उसमें व्यावसायिक शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, ठीक है। तो ये भी चीज़ें पाठ्यक्रम में लाएंगे। शुरू से आप जब पढ़ाएंगे तो वो उन चीज़ों को पढ़ेंगे, उनका मन लगेगा, वो आगे बढ़ेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी सिफारिश सोची गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। यही बात यहाँ पर इस रेफरेंस में देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या बात कही है, काफ़ी बातें इन्होंने कही है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, प्रशासन व्यवस्था, यही जो मैंने आपको छात्रवृत्ति बताई थी, वो सारी चीज़ें इनमें आ जाएंगी, ठीक है। अब सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने यह सुझाव दिया कि सरकार सहायता अनुदान प्रणाली द्वारा
योग्य कुशल भारतीय माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायी स्वयं सौंप कर स्वयं इस भार को मुक्त होना चाहे, और संस्थाएं जो है विद्यार्थी से फीस लेकर व्यय भार वहन कर सकती। मतलब देखिए, प्राइमरी के लिए तो निःशुल्क शिक्षा हर जगह थी, हमेशा से थी, आज भी है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि ये चाहते थे कि जो ये माध्यमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, सहायता अनुदान प्रणाली के थ्रू भी कुछ किया जाए, ठीक है, जो सहायता मिलती है, सहायता केंद्र पे सहायता लोग जो करते हैं वो सारी चीज़ें। फिर ये चाहते थे कि जो वहाँ के कुशल भारतीय, जैसे प्रांत में किसी प्रांत में खुला वहाँ पे प्राइमरी विद्यालय खुला, तो जो लोग सक्षम है, जो लोग पैसे वाले हैं, जो उचित सही है सब कुछ, तो उनको थोड़ा वहाँ पे कुछ बड़ा हेड कर दिया जाए और वो वहाँ पे जो है उनके कार्यभार को संभाले। वहाँ उस क्योंकि इतने सारे प्रांत है, कितना कोई संभालेगा। तो ये इस मतलब था कि जहाँ जिस जिले में जिस राज्य में खोला था, वहाँ के जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो पैसे से भी धनी है, तो वो थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें, उनको थोड़ा उत्तरदायित्व दिया जाए, वो भी इस चीज़ को कार्यभार के तौर पर लें। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सिफारिश के तौर पर रखी थी। फिर है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने भी पाठ्यक्रम के लिए उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सिफारिश पहला पाठ्यक्रम था कि उन विद्यार्थियों के लिए था, ऐसे बच्चों के लिए चूज़ किया था जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे व्यावसायिक शिक्षा में नहीं जाते हैं, मतलब व्यावसायिक जीवन में नहीं घुसते हैं। बहुत सारे लोग पहले पढ़ते हैं फिर उस रास्ते पे जाते हैं, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हंटर कमीशन ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में बात लिख दी थी कि उन्होंने क्या किया कि माध्यमिक के लिए भी दो कैटेगरी को डिवाइड कर दिया था। पहली कैटेगरी में ऐसे विद्यार्थी को इंक्लूड किया गया जो शिक्षा के लिए और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि विश्वविद्यालय उनको प्रवेश दिलाया जाए, ठीक है, वो प्रवेश लेते थे। तथा दूसरा पाठ्यक्रम जो इन्होंने बताया था उन विद्यार्थियों को जो व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हुए व्यवहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा का प्रबंध करते थे, ताकि वे शिक्षा समाप्त होने पर जीविकोपार्जन कर सके। तो दो कैटेगरी के लोग थे, शिक्षित सभी होते थे, बहुत सारे लोग और आगे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते थे, और कुछ लोग अपने जो है गृहस्थ की तरफ बढ़ जाते थे, उनको व्यवसाय करना था, वो अपनी फैमिली बढ़ाते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें करते थे। तो मतलब ये था कि सरकार ये चाहती थी, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है, ठीक है, टैक्स वगैरह सब कुछ बटोरना, काम करना, सरकार टैक्स से तो चलती है, देश एक टैक्स से तो चल रहा है हमारा इंडिया। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब ये सिफारिश में ही बात रख दी गई थी कि आप दो चीज़ें बांट दो, जिसको आगे जाना होगा वो इस रास्ते जाएगा, जिसको इस रास्ते पे जाना होगा वो उस रास्ते से जाएगा, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले, ठीक है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी माध्यम को ही उचित माना और विद्यालय में मातृभाषा के उपयोग की उपेक्षा की गई। एक कमियां भी यहाँ पर देखने के आई, इन्होंने भी जो है उस समय इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था और मातृभाषा की बहुत ज़्यादा ही इज्जत नहीं की, उनको बहुत तवज्जो नहीं दिया और उनकी हल्की फुल्की मतलब ईमान की चली की उपेक्षा भी की गई है, ठीक है। अब आते हैं हायर एजुकेशन, देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। कॉलेज को सहायता अनुदान देते समय शिक्षक को संख्या, कॉलेज का व्यय, कार्य क्षमता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन है, हाई जब छोटे से मिडिल वाले में ही जो लोगों की जो है उनकी मदद कम की जा रही थी, जो वहाँ के बड़े लोग थे, सामंत लोग थे या जो समृद्ध लोग थे, उनको जिम्मेदारी दी जा रही थी। तो ये हायर एजुकेशन के लिए तो जाहिर सी बात है पैसे का उतना कोई फंड नहीं था। तो इनका कहना था कि जितने संख्या है, जितने स्कूल के कमरे हैं, कॉलेज में कितना खर्चा होता है, क्या की चीज़ें हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए पैसे अगर आपको कहीं से मिल रहे हैं तो आप उसका उचित से उचित उपयोग करो, ठीक है। खर्चे को आपको थोड़ा ध्यान में रखना था, ये बात भी कही गई थी। आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज के भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय और सामग्रियों के लिए अलग से सहायता अनुदान, मतलब फिर आपको वो होता है ना कि सब चीज़ का पैसा अलग से आता है। प्राइमरी में खाना बनाने के लिए खाना जो आता है उसके लिए अलग आता है, बिल का अलग आता है, और जो है बहुत सब चीज़ों का दूध का अलग आता है। भवन निर्माण का जो है 5-6 हज़ार रुपये आता है, ऐसा हर साल आता रहता है, बिल्डिंग के लिए आता रहता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं उसको आप सही जगह खर्च करो, हर खर्चे का हिसाब रखो। ये हायर एजुकेशन के लिए कही गई थी बात, ठीक है। हायर एजुकेशन बहुत सारी बातें की गई, छात्र को अच्छे नागरिक बनने के लिए सलाह देनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं इन्होंने कही थी। और नैतिक शिक्षा, चारित्रिक विकास पर जोर दिया था, राष्ट्र सेवा जैसी चीज़, क्योंकि बड़े बच्चे थे, आप उच्च शिक्षा की बात कर रहे हो तो उसमें बहुत बड़े लोग आएंगे ना, बड़े बच्चे आ जाएंगे, तो आप उनको सही रास्ते बताओ, सही तरीके समझाओ, क्योंकि वो कल का भविष्य बनेंगे। तो जब पढ़े लिखे रहेंगे तो उनको जब वो नॉलेज रहेगी तभी तो सही काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा ही मिली थी, ठीक है। तो चलते हैं आगे देखते हैं स्त्री शिक्षा, इनके बारे में क्या है। ये भी बहुत इन्होंने अपने उसमें जो है वुमेन एजुकेशन में थोड़ा सा जोर दिया था, अपने मैनिफेस्टो में बात लिखी कि स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि स्त्री के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, मैं स्त्री हूँ तो इसलिए मैं सोचेगा कि मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी भी माँ है, बहन है, भाभी है, खुद की भी वाइफ है, बहुत लोग मैरिड हैं यहाँ पर। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये जो शिक्षा की बात यहाँ पर आ रही है, अगर आप इनको शिक्षित नहीं करोगे, क्योंकि इनसे दो घर बनता है,
तो इनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, बहुत गलत करते हैं। संस्थान और प्रांतीय सरकार के पास जो भी सार्वजनिक कोष है उससे बालिकाओं के स्कूल के समान अनुपात में धन मिलना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि बॉयज़ के साथ उनका स्कूल नहीं कर सकते तो उनका अलग से स्कूल खुलवा दो, ठीक है, लेकिन उनको भी जो है पढ़ाओ, उनको भी पढ़ाओ। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था, उनको बढ़ाने का पूरा प्रयास किया था। बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, साथ ही उनको छात्रवृत्ति। इन्होंने कहा कि जो लोग बालिकाओं को नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो लोग स्कीम ले आते हैं, जैसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्कीम लाते हैं कि इसके साथ ये फ्री होगा, इसके साथ ये फ्री होगा। अभी कुछ टाइम पहले जो है मामा अर्थ में सेल चल रही थी, एक पे एक फ्री था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं। फ्लिपकार्ट पर सेल चलती है, मोबाइल के लिए एक्सचेंज आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसा करते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि बालिकाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए उनको लुभाया गया कि उनको ये कहा जाए कि निःशुल्क रहेगा और छात्रवृत्ति भी आपको मिलेगी। तो हो सकता है कि लोग भेजें, वो आएँ विद्यालय पढ़ने की। ये सारी चीज़ें जो हैं लड़कियों के लिए सिफारिश के तौर पर काफ़ी कुछ देखा गया। नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक है कि स्त्रियों को अध्यापिका बनाया जाए। अब इसमें से बात ये निकली कि जब लड़कियां पढ़ने आएंगी तो उनके लिए जो है लेडीज़ टीचर को रखा जाएगा, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अपनी बात को कह सकें। उनको जो एक होता है कि झेप लगती है, हेजिटेशन होती है, वो भी ना हो, वो अपनी बात को सामने रख सकें, अच्छे से पढ़ सकें, उनसे ज़्यादातर मित्रता व्यवहार करके तो वो पढ़ने को जारी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेडीज़ स्टाफ भी तो रखे जाते हैं, अब तो होते ही हैं, उस टाइम पर भी ये सोच रखी गई थी। महिला कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर से आने वाली महिलाओं के लिए छात्रावास की। अब सोचिए कि बहुत कोई पढ़ना चाह रहा है लेकिन वो कहाँ रहे, रोज़ आए जाए। आज के टाइम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, सब इंसान के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो चला जाए, रोज़ चला आए, 28-30 किलोमीटर ट्रैवल करे, और बहुत ज़्यादा ही फ्रैंकली हो। आज का भी ज़माना बहुत गंदा है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं कि उस टाइम को भी ये देखा गया था, जो दूर दराज से लोग पढ़ने वाले हैं लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए आप व्यवस्था में करा दो, छात्रावास बनवा दो, उनको हॉस्टल्स बनवा दो, वगैरह वगैरह चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो है ये भारतीय शिक्षा आयोग लड़कियों के पक्ष में सोच रहा था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, इस टॉपिक में डाउट है, ठीक है। चलें आगे। चलिए अब देखते हैं क्या है चीज़ें। हंटर आयोग के उद्देश्य, मैंने आपको इनकी सिफारिश में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। इनकी सिफारिश में हंटर आयोग के बारे में यहाँ पर है। इस कितना टॉपिक है ज़रा देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एक टॉपिक इन्होंने जो, चलिए अभी मैं बताऊँगी आपको फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर क्या है, हंटर आयोग के उद्देश्य। अब जाहिर सी बात है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा से होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको जानते हैं। पहला दिया गया है, हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है, जो प्रेजेंट टाइम में उस समय जो सिचुएशन चल रही थी 1882 में, ठीक है, जैसे स्कूल की परिस्थिति, उसकी जांच करो और उसके विकास के लिए सुझाव दो। इतने सारी नीतियाँ आई, इतने सारे पत्र निकाले गए, इतनी सारी घोषणाएं की गई, कितना हुआ आखिर? पेपर पे तो बहुत कुछ है लेकिन हुआ कितना? तो यही हंटर आयोग की समिति को इसलिए बनाया गया, जिसमें 8 भारतीय विद्वान भी थे, कि वो कम से कम अपने देश के लिए तो सोचेंगे ही ना। तो वही बात है कि वर्तमान में जो उस समय स्थिति थी, कितनी है, क्या है, उस चीज़ की आप जांच करो, फिर उसके विकास के लिए सोचो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे इसका उचित से उचित कम समय में विकास कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हर चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं फंसेगा कि आप इसको नहीं कर पाएंगे या आपको पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे। बहुत बेसिक चीज़ है, बस हर तरीके का एक ही मोटिव है कि कैसे आप उचित तरीके से इनका विकास करो, शिक्षा को बढ़ावा कैसे देना है, यही बात आपको बताई जा रही है। दूसरा पॉइंट, भारत ने विभिन्न मिशनरियों द्वारा चलाए गए जो स्कूल थे, उनको बहुत मिशनरियों के बारे में मैंने आपको बताया, तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल को भी खोला था, उन्होंने शिक्षा का बहुत बढ़िया प्रसार किया था। तो उनके लिए भी आप सोचो, ठीक है, उनके लिए भी उनके स्कूलों को महत्व दो, उनकी बिल्डिंग को बनवाओ दोबारा से, उसमें दोबारा से स्कूल कॉलेज खोलो, चलवाओ, पढ़ाओ लिखाओ, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। राजकीय शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना और शिक्षण संस्थाओं को आगे चलाने देना है नहीं देना है आदि का निर्णय, जो राजकीय शिक्षण संस्थान हुआ करते थे उनका एनालिसिस करो, उनका मूल्यांकन, इनको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, बंद करना, क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती थी, उस पर भी निर्णय लेना था, ठीक है। अनुदान नियमावली का मूल्यांकन करना, जो अनुदान मिलता था उसके बारे में, यह देखना कि शिक्षा प्रसार के लिए भारतीय जनता के द्वारा किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, ठीक है, कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे प्रचार किया जा रहा है जोरों शोरों से, और सरकार किसी भी प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, फिर उदासीनता बरत रही है, मतलब आप लुभा रहे हो, फिर आप काम नहीं कर रहे हो, मदद नहीं कर रहे हो, बुक नहीं दे रहे हो, कपड़े नहीं दे रहे हो, बस आप कहीं दे रहे हो, तो ऐसे थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना था कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट देखिए, हंटर आयोग का उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन करना, लेकिन उसने माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण हंटर आयोग को बनाया, लेकिन इसलिए गया था, मेन सोच पहले यही थी कि जो प्राइमरी की शिक्षा है, जो प्राइमरी का स्तर, उसको हम सुधार देंगे, उसमें हम परिवर्तन ला देंगे, उसमें हम चेंजेस ले आ देंगे। लेकिन जब ये चीज़ उस फील्ड में वो लोग समिति बनाए और उस चीज़ की एनालिसिस की गई, मूल्यांकन किया गया, तो उन्होंने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए, जो इन्होंने ना तो पहले कहा था और ना ही इन्होंने पहले खुद से सोचा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से बता सकते हैं, कर सकते हैं। आपको प्रश्न आएगा तो आपको उद्देश्य में आपको 5 मत लिखिएगा, 3 ही लिख दीजिएगा, 3 भी इनफ है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, चले आगे। फिर मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं होगी। बेसिक चीज़ें हैं, मेरिट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। गुण अगर आपसे आ जाए, भारतीय शिक्षा आयोग के गुण बताइए, तो आपको वही बात यहाँ पर बतानी होगी। जन शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, बहुत सारे धार्मिक वगैरह को कोई ऐसा विरोध नहीं था कि एक ही धर्म को लेके आगे चला जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं था। ठीक है, सहायता अनुदान प्रणाली का बहुत ज़्यादा ही देखा गया था। पिछड़े वर्ग के लोगों को बढ़ाया गया है, सरल और उदार तरीके से हर चीज़ों की व्यवस्था की गई है। स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा संस्थाएं खोली गई, पाठ्यक्रम को ध्यान दिया गया है। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है। अब आइए जान लेते हैं इस आयोग के दोष क्या थे, डिफेक्ट्स क्या थे, आखिर प्रॉब्लम क्या थी। जब इतनी चीज़ें अच्छी थी तो प्रॉब्लम क्या थी? इस दुनिया में तो कोई परफेक्ट पैदा ही नहीं है, तो नीति कैसे बन जाएगी? क्यों? सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे बात को। देखिए, पहला यहाँ पर क्या है कि हंटर आयोग ने नई चीज़ों को बहुत ही कम जोड़ा गया था। इसमें ज़्यादातर चीज़ें वुड के घोषणा पत्र। हंटर आयोग बना जांच करने के लिए, एक प्रकार से जांच की कमेटी बनी, लेकिन फिर जब ये जांच की कमेटी बने, उन्होंने देखा कि चीज़ें हुई नहीं, तो ये सुधार कमेटी के रूप में आ गए। ठीक है, तो लेकिन जब सुधार कमेटी के रूप में आए तो बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई, तो इन्होंने कुछ नया नहीं था, हंटर आयोग कुछ नया नहीं लेके आया था। ठीक है, आया था तो जाँच करने, लेकिन सुधार करने लगा, और सुधार करने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी गई कि जो वुड के घोषणा पत्र में बात कही गई थी, उन्हीं को इन्होंने भी उठा के कॉपी कर लिया था। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एक दोष था। दूसरा था कि प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय प्रांतों संस्थाओं को दे दिया गया था। उनके पास धन की आवश्यकता अपूर्ण होने पर प्राथमिक शिक्षा अधिक विकसित नहीं थी। कभी कभी ऐसे होता है ना कि पैसा क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है। ठीक है, इंसान अपना मजबूत रखे, अपनी बात की वैल्यू रखे, अपने चरित्र को मेंटेन करके रखे। पैसे का क्या है, वो तो हम कभी भी कमा सकते हैं अगर हम काबिल हैं तो वैसे यहाँ पे क्या था कि मतलब उस समय कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग एक सामंत वर्ग के लोग हैं, समृद्ध हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उनके पास पैसा रहे, और पैसा रहता भी है तो लोग खर्च नहीं करते, किसी के कहने से ज़बरदस्ती तो कोई करता नहीं है। तो वही बात ये है कि प्राथमिक शिक्षा का दायित्व जो था, उन्होंने स्थानीय जो प्रांतीय जिलों में विद्यालय खोले गए, वहाँ के स्थानीय लोग जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि आप चलो, आप देख रेख करो। उन्होंने बस हाँ हाँ कर दिया, पेपर पर हो गया कि वो इसको फला लोग इसको संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे नहीं खर्चा किए। जब कोई ऐसा होता है ना कि आपके ज़िले में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, तो देखिए इतनी बढ़िया रोड साफ़ हो जाएगी, लगेगा कि मतलब जिस हिसाब से वो रोड साफ़ रहती है ना, उस हिसाब से लगता है कि हाँ आज कोई आ रहा है। ये तो गलत है ना, गलत है कि नहीं? गलत है। यूपी की राजधानी लखनऊ है, जब आप लखनऊ को देखिए, रात में कभी लखनऊ निकलना हो, ठीक है, तो जो मतलब इतना रोड बहुत साफ़ है, लाइटिंग है, वो भी पॉश इलाके में। ठीक है, जो पॉश इलाके हैं उनमें ही सारी चीज़ें अच्छे से हैं, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा राजधानी की वजह से वो डेवलप है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें खराब। लेकिन मैं वहाँ की बात छोड़ दीजिए, और भी जो आसपास के जो है जहाँ पे ज़िले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लगभग यूपी में, आप देख सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे बड़ा आता है तो इतनी बढ़िया से सफाई होगी, पूरा नाली वगैरह साफ़ हो जाएगी, चूने वगैरह लगे रहेंगे, सब हो जाएगा। तो सफाई के हिसाब से इंसान बता सकता है कि कोई तो आ रहा है, अगर उसको जानकारी नहीं है तो। वही सारी चीज़ें हैं, जब वो लोग जांच के लिए आते, चेकिंग करते थे, तो वो भी लोग वैसे साफ साफ कर लेते, दिखा देते, तब पैसे नहीं खर्च करते थे। कुछ पूरा पैसा तो खुद नहीं लगाते थे, कुछ सरकार भी उनको देती थी, लेकिन वो उसका जितना सरकार उनको देती वही उतना लगा, अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करे, और फिर पेपर पे दिखा देते कि मैंने यहाँ खर्चा किया, यहाँ खर्चा किया। तो ये एक गलत चीज़ थी। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा की अलग से सिफारिश की गई थी, जिससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हो गई। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दे दिया गया था, ये भी थोड़ा देखने को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण बहुत कम ही थी। व्यावसायिक शिक्षा कही गई थी कि हम व्यवसाय का रोज़मर्रे का तरीके का से ले आएंगे, उसमें किताब डालेंगे, व्यवसाय करेंगे, पाठ्यक्रम ले आएंगे, क्लास चलवाएंगे, कुछ लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करने की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये 4 फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब आइए मुस्लिम शिक्षा देख लेते हैं। ये मुस्लिम शिक्षा जो हम सिफारिश का टॉपिक पढ़ रहे थे वो यहाँ पर है। ठीक है, इन्होंने जैसे स्त्री शिक्षा को समर्थन किया, जैसे मुस्लिम शिक्षा को भी समर्थन किया था।
मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय संस्थाओं और प्रांतों को कोषों की सहायता ली गई थी। जो राजकोष थे उनकी सहायता से लेकर मुस्लिम शिक्षा को आगे बढ़ाने पे भी इनका दायित्व था कि चाह रहे थे, ये किए भी थे। ठीक है। फिर यहाँ पे मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ तक संभव सके मुसलमान आरक्षक, फिर मुसलमान टीचर भी रखने लगे। पहले भारतीय सबको, मतलब भारतीय क्या, पहले हिंदू धर्म के लोग रहते थे, मुसलमान की थोड़ा कम थे। लेकिन इन्होंने जनशिक्षा की बात की, जनशिक्षा मुसलमान भी आते थे, तो मुसलमान को इन्होंने बढ़ावा दिया। फिर मुसलमान थे तो मुसलमान के बच्चे तो उर्दू वगैरह बोलते थे, उनके लिए फिर जो है मुसलमान टीचर को रखा गया। फिर सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुसलमान की संख्या, जैसे लड़कियों के लिए हिंदू धर्म की लड़कियों के लिए निःशुल्क है, तो मुसलमान धर्म के जो मुसलमान लोग हैं उनके लिए भी तो होनी चाहिए। आखिर जन शिक्षा की बात आप कर रहे हो तो मुसलमान के लिए भी तो करोगे, कि मुसलमान किसी अलग प्लेनेट से आएंगे, नहीं। तो ये भी सब उन्होंने किया था। तो मैंने आपको 3 बातें यहाँ पर मुसलमान शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से सिफारिश के तौर पर बता दी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपका जो हंटर आयोग था वो मैंने आपको यहीं पर पढ़ा दिया, आपको अच्छे से बता दिया। इनके बहुत सारे दोष हैं, आपको दोष लिखने को आएगा। ठीक है। और इसमें एक दोष ये भी था कि हर ये लगभग शिक्षा को निःशुल्क कर दिए थे, जिनके पास इतना कोष ही नहीं बचा था कि शिक्षा को आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है, ये भी देखने को मिला है। और फिर ये बहुत सारी चीज़ें, इनके इस आयोग में बहुत सारे ऐसे दायित्व थे जिससे नहीं कर पाए और गिरावट देखने को मिली, इनका स्तर गिर गया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनके दोस्त में भी आएंगी। ठीक है। होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी। बेसिक तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया मैंने। आज की इस क्लास में आपको भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज दी, बताया हंटर कमीशन क्या था, कब बना वो ध्यान रखिएगा, कौन किसकी अध्यक्षता में बना ये ध्यान रखिएगा, उस समय वायसराय कौन था इंडिया का ये ध्यान रखिएगा, इनकी जो सिफारिश थी प्राइमरी के लिए, उच्च प्राइमरी के लिए, माध्यमिक के लिए वो ध्यान रखिएगा, स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा को बढ़ावा दिया वो ध्यान रखिएगा, और आपको दोष बताया, आपको उद्देश्य बताया, आप ये ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा आपको हंटर कमीशन से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको चीज़ों को समझते हुए अच्छे से करते हुए चलना होगा। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, सभी को समझ में आया होगा, नोट्स अच्छी लगी होगी, नोट्स आपको मिल जाएगी, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ एक लाइक, प्लीज़ एक कमेंट, प्लीज़ एक शेयर करते हुए सभी लोग अपनी तरफ आगे बढ़ेंगे। हम इस तरह बहुत सारी क्लासेस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक ले टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।